गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम मंडे है आज और मंडे को हम साइंस पढ़ते हैं। तो साइंस की क्लास हमारी जो केमिस्ट्री की चल रही थी उसमें हम इससे पहले क्या सीख रहे थे, इससे पहले जो भी क्लासेस लग चुकी हैं उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हमारा इसका आठवीं क्लास है, मतलब एक चैप्टर की। लेकिन हमने बहुत सारी चीजें इसमें सीखी हैं। परमाणु की संरचना, परमाणु के पदार्थ क्या होता है, मिश्रण के बारे में, उनके पृथक्करण के बारे में हमने बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में कंप्लीट करी हैं। आज हम वही है, रासायनिक अभिक्रिया पे चल रहे थे, कुछ तत्वों के बारे में सीख रहे थे। क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलन होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। जैसा मैंने बताया, विज्ञान हमारे अटल आवास के लिए भी है, हमारे नवोदय सैनिक स्कूल्स के जो पेपर्स हैं वो निकल आए हैं, उनके लिए भी हमारी ये विज्ञान इम्पोर्टेंट है। तो क्लास 9th में जो प्रवेश ले रहे हैं उनके उसमें नवोदय और अटल आवास और ये जो सैनिक स्कूल का जो पेपर होता है और मिलिट्री का, तो क्या होता है उसमें सभी में एक ही तरीके के आते हैं, हिंदी, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान, गणित और आर्थिक विज्ञान, ये पूछे जाते हैं। उसी से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन होते हैं। तो ये उसी में जो विज्ञान है उसी के पूरा हम समझा रहे हैं। साइंस के हर पहलू को समझ रहे हैं। ये नहीं कि हमें केवल एक ही जो छात्रवृत्ति है उसी से रिलेटेड है, नहीं, हमारी पूरी जनरल जो होती है क्लास 10 तक का पूरा हम कवर करके उसको चल रहे हैं। जितने भी कंपटीशन इस बीच में होते हैं उन सभी कंपटीशन में हमारी ये विज्ञान काम आने वाली है। तो बच्चों, हर चीज पे ध्यान देना है। हम छात्रवृत्ति की तैयारी के साथ साथ इन पेपरों को भी हमें फाइट करना है। इनमें भी आप फॉर्म डालिए। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सैनिक स्कूल यानी मिलिट्री के उनकी निकल आई है, और 19 तारीख जो है, 19 सितंबर है ना, वो लास्ट डेट है। तो आप उसके भी फॉर्म फिल करिए। सिविल सिविल जो बच्चे हैं उनके लिए जो 30% है, जो मिलिट्री सैनिक स्कूल जो भूतपूर्व सैनिक, और उनके लिए 70% सीटें, मतलब आरक्षण है इस तरीके का। पर लेकिन आप भरिए, पेपर्स देना सीखेंगे। देखिए, ये देखिए, मेहनत करिए, सिलेक्शन भी होगा। अगर नहीं होता है तो हमें आएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें आएंगी नहीं, हमें आएगा, करना पेपर आएगा। हम पेपर में हम फाइट करना सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना बहुत ज्यादा है, मतलब इतना हाई कंपटीशन है कि सब बच्चों को स्मार्ट बनना पड़ेगा और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इसकी पढ़ाई को। इसमें मैं यहाँ पे आपको रासायनिक अभिक्रिया संतुलन बता रही थी, यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो रासायनिक अभिक्रिया का चल रहा था, जिसमें मैंने आपको बता दिया था बच्चों की रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, जो थोड़ा थोड़ी जो बातें हैं इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताई। अब हमारा रासायनिक ऐसे आ जाए, मान लीजिए कोई भी आ जाए और उसमें इस तरीके से चीजें हों, तो कैसे करेंगे, जिसका एक उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे बताया था। और ये मैंने आपको क्या है उदाहरण करने को दिए थे कि आप इनको करें। अगर आपको ढंग से नहीं समझ में आया कि कैसे करें क्या करें, देखिए आंखों देखी भी हो जाता है, फिर भी मैं जिस तरीके से हमने किया उसको हम यहाँ बताते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट वाला रासायनिक अभिक्रिया, देखिए इसमें BaCl2 है, यानी कि Ba माने बेरियम और Cl माने क्लोरीन। तो हम यहाँ पे क्लोरीन Ba के साथ जुड़ा है, यानी क्षार के साथ, धातु के साथ अधातु जुड़े हैं। तो जब इसको बोलते हैं इसके नाम को, तो बेरियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोराइड, आइड लगा देते हैं पीछे, अधातु के पीछे आइड लगाते हैं। तो बेरियम क्लोराइड है इसका नाम। और ये क्रिया संतुलित करनी है तो यही देखिए, जैसे कि मैंने ये BaCl2 लिया है, और मैं इसको नए पेज पे करते हैं। यहाँ था BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और यहाँ था BaSO4 प्लस HCl।
ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये बेरियम सल्फेट है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है यानी गंधक का अम्ल, और ये बेरियम क्लोराइड है। अगर हम क्रिया संतुलित करने की बात करें तो यहाँ पे जैसे ही हमने ये किया था तो सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ लिखेंगे जो तत्व हैं हमारे कौन कौन से हैं रासायनिक अभिक्रिया में, बीए है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और सल्फेट। सल्फेट एक समूह है, एक ग्रुप है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे पूरा ग्रुप का ग्रुप आया है, इस वजह से हम अलग अलग नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, SO4 क्या है एक साथ लिखेंगे। ठीक है, अगर कहीं अलग से अलग अलग हो जाते, एस अलग हो जाता, ऑक्सीजन अलग हो जाता, यानी सल्फर अलग ऑक्सीजन अलग, तब हम इनको अलग अलग लेते, बट लेकिन ये एक ग्रुप है इसलिए हमने ग्रुप में ले लिया। अब यहाँ पे बात करें अभिकारक में कितने परमाणु हैं तत्व के और उत्पाद में कितने परमाणु है ये लिखना। तो देखिए यहाँ पे अभिकारक में Ba का कितना है, एक। क्लोरीन के यहाँ पे आप खुद देखेंगे यहाँ पे कितने हैं, दो, मैंने ये आपको छांटना सिखाया है। हाइड्रोजन के कितने हैं, दो। सल्फेट के कितने हैं, एक, एक है। ठीक है, पूरा एक ग्रुप क्या है, एक। ठीक है, और यहाँ पे बात करें बेरियम का, एक, और सल्फेट का भी क्या होगा, एक। यहाँ पे ये बेरियम का भी सल्फेट उत्पाद में बात कर रहे हैं हम, तो इसका भी यहाँ पे क्या होगा, एक। और यहाँ H, H है आपका एक, और क्लोरीन है एक। अब बात करते हैं जो संतुलन नहीं है, देखिए संतुलित ये है, ये भी संतुलित है, तो हमें इनको छेड़ना नहीं है, हमें क्या है, इन दो, और दोनों में ही समानता है। ज्यादातर कहा जाता है कि उत्पाद जिसका बिगड़ रहा हो, उत्पाद में ज्यादा संख्या हो, हमें उसी को पकड़ लेना है, पर लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर हैं, तो दोनों में से किसी एक को लगा दीजिए, एक को गुणा कर दीजिए। जैसे मैंने हाइड्रोजन पे कर दिया, दो का गुणा, दो का गुणा किया मैंने हाइड्रोजन पे, और दो का गुणा करते ही क्या हुआ, देख लीजिए, ये देखिए दो का गुणा हाइड्रोजन के आगे मैंने यहाँ दो लगा दिया, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ मैंने दो लगा दिया, दो लगाते ही क्या हुआ, देखिए इसका गुणा यहाँ भी होगा और इसका गुणा यहाँ भी होगा। मैंने बताया ना कि आगे संख्या लगाने पर, यहाँ आगे संख्या लगाने पर उसका पूरे ग्रुप में क्या होता है, इस पूरे समूह में क्या होगा, गुणा होगा। तो हाइड्रोजन के साथ भी गुणा हो रहा है, और आप देखिए स्वतः ही क्या हो गया है, क्लोरीन के साथ भी गुणा हो गया है इसका। तो दोनों संख्या क्या हो गई है, देखिए पूरी की पूरी बराबर, ये संतुलित हो गया, क्या हो गया, संतुलित। तो आप ये बताइए आपको ये करना आया जो मैंने एक बताया। अब देखिए तीनों हैं, ये आप करिए कोई सा एक जो आप मुझसे समझना चाहें, चाहे ये समझना चाहें तो मैं ये भी आपको समझा दूंगी, चाहे ये समझना चाहें तो ये भी, पर उसके लिए आपको मुझे कमेंट जरूर करना पड़ेगा, तो ठीक है, क्योंकि हम अब नेक्स्ट टॉपिक अम्ल और क्षार बताने वाली हूँ मैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे प्लीज जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा नहीं आया, क्योंकि अब मैंने एक और समझा दिया, देखिए इनमें तीनों में से एक समझा दिया मैंने आपको, आप इन दोनों का जरूर प्रयास करिए, और अगर करेंगे तो क्या है, आप ही के लिए लाभ है, आप ही को पता चलेगा। अगर आप चाहें तो मैं ये भी आपको समझा सकती हूँ, ये भी बता सकती हूँ कितने कितने लगेंगे, पर आप ये जरूर करें। और हुआ तो मैं एक क्वेश्चन पेपर का पूरा बनाने वाली हूँ, क्वेश्चन पेपर्स जो साइंस के, वो सीरीज भी आप देखें, उसमें भी आपको ये पता चल जाएगा, इसको हल करती हुई मैं दिख जाऊंगी, मतलब ये भी क्वेश्चंस आए हैं तो इससे भी हम एक क्या है ले लेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आज हमारा रासायनिक अभिक्रिया का जो टॉपिक चल रहा था उसी को ही कंटिन्यू करते हुए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताते हुए हम अम्ल क्षार के टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि हमारा वही टॉपिक लास्ट का टॉपिक रह गया है, उसको भी कंप्लीट करना है। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में, तो जो बात कर रहे थे सबसे पहले, देखिए मैं वहीं पे आती हूँ इसी टॉपिक पे। हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया जो सबसे फर्स्ट जो हमने ली थी, संयोजन और वियोजन, तभी मैंने आपको बीच में ये समझाया था कि क्रिया को कैसे संतुलित करेंगे। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, और वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो संयोजन जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक या, देखिए एक तो लेंगे नहीं, एक तो नहीं, दो, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक से, दो या दो से अधिक, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, तो ये दो या दो से अधिक होने चाहिए, यहाँ मैं नहीं लिख रही हूँ, आप समझ गए होंगे, दो हो या दो से अधिक हो, चलिए नहीं तो आप यहीं पे कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। दो या दो से अधिक क्या है, अभिकारक हो, अभिकारक,
जुड़कर क्या बनाए, यानी संयोग करके जुड़कर एकल उत्पाद बनाते, बात यहाँ पे हो रही है एकल उत्पाद बनाते हैं, तो क्या कहलाता है वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया यानी योगात्मक अभिक्रिया। अब इसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा क्या कर दीजिए कि एकल एकल अभिकारक, ठीक है, एकल अभिकारक वियोजित होके, यानी वियोजित वही है उसकी भाई वियोजन नाम वही है, वियोजित होके यानी टूट के, बात हो रही है टूट के, ठीक है ना, अभिकारक यानी कि टूट के बात हो रही है, या वियोजित होकर क्या है, दो या दो से अधिक, दो भी बना, दो ज्यादातर मोस्टली दो या दो से भी अधिक हो सकता है, दो से अधिक क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, अधिक उत्पाद बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो यानी यहाँ पे अभिकारक टूटेगा और यहाँ पे अभिकारक जुड़ेगा, समझ में आ रही है। तो ये संयोजन और वियोजन अभिक्रिया है, यहाँ आप जुड़ते हैं और यहाँ टूटते हैं, तो ये आपको समझ में आ गई होगी रासायनिक अभिक्रिया जुड़ना। देखिए एक आध उदाहरण मैं आपको इसमें बता दूं, जैसे संयोजन की बात करें तो संयोजन में हमारे बेस्ट उदाहरण जैसे कि हमने क्या लिया है, चूना लिया, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जैसे कि चूने की क्रिया जैसे कैल्शियम है, और ये कैल्शियम जब ऑक्सीजन से ये क्रिया, तो ये बिना बुझा चूना है, CaO। देखिए इसकी उसमें बात करें तो ये +2 है, ये -2 है, ये कट गए तो इसलिए CaO, ठीक है, तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड ये है बिना बुझा चूना, आप समझ रहे हैं इसको, ना ये बिल्कुल बुझा नहीं है, तो बिना बुझा चूना है ये, और इसका नाम मैंने आपको बता दिया कि ये बिना बुझा चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इस कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किससे कराई जाए, जल से कराई जाए, किससे कराई जाए, जल से, यानी पानी, यानी कि ये एक चूना है, चूना है बच्चों ये, और इस चूने को क्या किया जाए, यानी ये बिना भुजा चूना है और इसमें पानी मिलाया जाए, तो इसमें बहुत क्या है, आपने देखा होगा घरों में जब पुताई करी जाती है तो धुआं निकलता है, बहुत उष्मा निकलती है, इसीलिए हाथ से नहीं घुमाया, हाथ से अगर घुमा दिया तो जल जाएगा हाथ, तो डंडे से घुमाया जाता है, तो डंडे से इसीलिए घुमाया जाता है क्योंकि उष्मा निकलती है, ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें उष्मा ली जाती है तो उसे उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, या उष्मा मतलब निकलती है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहले ये देखिए चूना है, चूने में पानी मिलाया तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH, ठीक है, तो ये बन जाता है, देखिए तो दो, यहाँ पे दो अभिकारक थे वो आपस में जुड़े और क्या बनाया, एकल उत्पाद, क्या बनाया, एकल उत्पाद। क्रिया संतुलित कर लेते हैं भाई, क्रिया संतुलित करना भी जरूरी है, देख लेते हैं, कैल्शियम एक है, एक है, देखिए यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक, और यहाँ पे हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन एक, एक 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 ऑक्सीजन दो हो गए, यहाँ पे कैल्शियम एक, और इसमें देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसका मतलब ये है होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर का मतलब ये है कि इस दो का गुणा ऑक्सीजन से भी है और इस दो का गुणा हाइड्रोजन से भी है, समझ रहे हैं, इस दो का गुणा ऑक्सीजन से भी है और हाइड्रोजन से भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस ऑक्सीजन की संख्या जो होगी, परमाणु संख्या वो दो भी होगी और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी दो होगी, आपको समझ में आ रहा है, तो हाइड्रोजन की भी दो संख्या, ऑक्सीजन की भी दो संख्या, तो ये आपको समझना, ये आपको जो बच्चे अभी 8th क्लास में हैं, सॉरी, जो बच्चे अभी 8th क्लास में हैं उनको 10th में बहुत बड़ी हेल्प होने वाली है, तो यानी क्रिया संतुलित है ये, और ये है, अब क्या हो गया, पानी मिल जाने के बाद क्या होता है, जो बिना भुजा चूना है, पानी मिल जाने के बाद भुज गया, ये तो भुज गया भाई, भुजा चूना है, अब इसको क्या बोलेंगे, भुजा चूना, ये भुज गया बिल्कुल, तो ये भुजा चूना है। अब बताइए, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, अ, मैंने आपको उदाहरण बता दिया इसमें, और वियोजन में भी टूट जाता है, एकल उत्पाद है, टूट रहे हैं, जैसे कि एक बेस्ट उदाहरण ले लें, जैसे कि जल है, गरम किया
गर्म किया, पानी को गर्म किया, वो किस में हो जाता है, H2 और किस में, ऑक्सीजन में, यानी ये भी वियोजन हो रहा है। और वियोजन मोस्टली किससे रिलेटेड रहता है, अपघटन से। अपघटन भी ऐसा ही है, देखिए आप समझिए, ये पेपर में आ चुका है, अपघटन के बारे में पेपर में आ चुका है। तो मैं आपको यही चीज समझा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया को छोड़ा जाए, रासायनिक अभिक्रियाओं से छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अपघटन के बारे में पूछा जा चुका है कि अपघटन, अपघटित अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन, जैसे लेपन, अपन विद्युत लेपन अभिक्रिया, वो आ जाता है कि विद्युत लेपन वाला किससे रिलेटेड है। तो ये भी आ जाते हैं ना, तो आप समझ रहे हैं। तो यही चीज है कि अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, वही टूटना, अपघटन माने क्या होता है, टूटना, तो वही टूटना ही होता है, अपघटन होता है। बस अभी इसमें है ना, कई वो उसमें पदार्थ होते हैं, वो टूटते हैं धीरे धीरे। उसमें जैसे कि आप कोई भी उदाहरण, कैल्शियम, अगर कैल्शियम क्लोराइड का लें तो कैल्शियम और क्लोराइड में टूट जाता है। सोडियम क्लोराइड का लें तो सोडियम क्लोराइड भी किस में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, अपने कैल्शियम सोडियम में और क्लोरीन में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है। तो ये चीजें भी होती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। अभी मैं आपको एक चीज समझाने वाली हूँ जिसपे हम अभी हमारी चर्चा हुई थी, किस पे, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, बात करते हैं ऊष्माक्षेपी। इसका मतलब क्या होता है, छेपी, छेपी माने होता है ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का निकलना। और ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी का मतलब होता है ऊष्मा का क्या करना, ग्रहण करना, मतलब लेना। और ऊष्माशोषी में ऊष्मा क्या है, ग्रहण की जाती है, मतलब ली जाती है उससे, उसी ऊष्मा को लेने के बाद ही क्या होता है, उत्पाद बनता है। अगर बात इसकी करी जाए चूने वाले की, तो मैंने जैसे बताया, जिस बिना बुझे चूने में, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाते हैं तो एकदम धुआं निकलता है, यानी ऊष्मा निकल रही है, क्या निकल रही है, हीट निकल रही है। तो यहाँ पे ये ऊष्मा क्या है, निकलती है। और ये ऊष्मा निकलना ही क्या है, ये ऊष्मा जो निकल रही है बच्चों, ये ऊष्मा ही ये बता रही है कि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और बात करें ऊष्माशोषी की, तो जिसका सबसे बेस्ट उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। मैं यहाँ पे अभिक्रिया लिख देती हूँ, प्रकाश संश्लेषण में, भोजन निर्माण में। देखिए यहाँ पे, जैसे कि, जैसे अभी अभिक्रिया इससे पहले भी लिखा चुके हैं, CO2, यानी ये है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और इसको क्या है, प्रकाश की उपस्थिति, यानी ऊष्मा को लिया जा रहा है, प्रकाश को लिया जा रहा है। और क्लोरोफिल भी होगा भाई, क्लोरोफिल ही तो प्रकाश को पैकेज के रूप में, यानी फोटोन के रूप में क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, मतलब उसको अवशोषित कर रहा है। और बन रहा है ग्लूकोज, C6H12O6, ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है। और क्रिया को संतुलित कर दें, 6 6, और ये 6 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी 6 लगा देते हैं। जल भी निकलता है, वो 18 अणु जब जल के लिए जाते हैं तब जल भी निकलता है, पर हमने लैंग्वेज को 6 में कर दिया। तो ये क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, भोजन निर्माण अभिक्रिया है। और ये भोजन निर्माण अभिक्रिया देख लीजिए आप, अभिक्रिया संतुलित है। 6 कार्बन के हैं यहाँ पे, तो 6 कार्बन के ये रहे, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन के, तो ये रहे 12। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे भी है, 6 दूनी क्या है 12, और यहाँ पे 6, तो 6 दूनी 12 ये आ गए और 6 यहाँ आ गए। तो ये सब क्या है, संतुलित है, आप खुद देख लीजिए। तो यहाँ ये कौन सी अभिक्रिया है, जिसमें प्रकाश को लिया जा रहा है, भाई प्रकाश ले रहे हैं तभी ये भोजन बन रहा है, तो ये एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में ये वाली चीजें। और बात करते हैं थोड़ी सी एक और रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें नाम है विस्थापन और द्विव विस्थापन। मैं क्यों समझा रही हूँ, उसका कारण अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको धातु अधातु पढ़ाऊंगी, वहां पे भी ये कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो मैं नाम लूंगी उनका। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया यानी विस्थापन, विस्थापित हो जाना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक धातु, एक, मतलब एक धातु बोल लें या तत्व बोल लें, एक तत्व, तत्व की बात करते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, एक तत्व
दूसरे जो ग्रुप है, समूह है, उसमें से उस तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। समझ में? देखिए मैं यहाँ परिभाषा नहीं, आपके लिए परिभाषा कभी पेपर में नहीं आएगी, आपके लिए क्या आएगी, उदाहरण आ जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि एक तत्व, जैसे मान लीजिए मैंने लोहा लिया, ठीक है, और लोहे ने कॉपर सल्फेट से क्रिया करी। नीला थोता यानी कि नीले रंग का होता है ये कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट से क्रिया करी और क्या हुआ, कॉपर को विस्थापित कर दिया। किसने? आयरन ने, धातु ने। इस धातु ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और अब उसकी जगह पर आ गया। यानी कि एक यहाँ पे एक ही तत्व क्या कर रहा है, एक समूह में से विस्थापित कर रहा है, एक तत्व को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, उसकी जगह पर आ रहा है और ये कॉपर देखिए विस्थापित हो गया। तो ये विस्थापन क्या कहलाया, ये क्या कहलाया, ये कहलाया कि विस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलेंगे विस्थापन, यानी एकल विस्थापन हो रहा है। द्विविस्थापन में क्या होता है, देखिए ध्यान से, जैसे कि जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड है भाई, Zn क्लोरीन का एक होता है और Zn का क्या होता है, +2 होता है, तो इस वजह से ZnCl2 है। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड है और क्या लिया हमने, FeSO4 लिया। समझ रहे हैं, FeSO4 यानी जंग लग गई है भाई, ये जंग लगी हुई, यही क्रिया मैं आपको यही समझाने वाली हूँ, क्योंकि अभी हम क्या है आगे चल के धातु और अधातु में जब हम पढ़ेंगे कि जंग लग जाती है तो उसमें ये क्रिया क्या है पढ़ेंगे उस समय। ये वाली, ये नीलत होते कि ये कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं जब कील को, तो ये पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वही जंग लगी हुई पर हम क्या कर रहे हैं, जिंक का लेप भी करेंगे। तो ये देखिए जिंक क्लोराइड है, अब जिंक क्लोराइड क्या करेगा, विस्थापन होगा भाई, विस्थापन होगा, यहाँ पे क्या होता है, FeCl2 से क्रिया कर लेगा और जिंक ने SO4 से क्रिया कर ली। समझ रहे हैं, यहाँ पे जिंक ने क्या कर ली, SO4 से क्रिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों समूह का क्या हो गया, विस्थापन हो गया, एक दूसरे को विस्थापित कर दिए दोनों, है ना। तो वैसे जिंक करता है, जिंक ने लोहे को कर दिया और देखा तो क्लोरीन अलग अकेला है तो उससे क्रिया कर ली। तो ये क्या है, विस्थापन हुआ, दोनों तरफ से हुआ, तो इसलिए इसको द्विविस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, द्विविस्थापन क्या है। तो विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। और इसकी परिभाषा यही आप आराम से बना सकते हैं कि एक तत्व जब एक समूह में से किसी एक तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे, इस समूह में से एक तत्व क्या कर दे, उस तत्व को, एक तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे, तो यही विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन में दोनों समूह से दोनों तत्व क्या कर दें, एक दूसरे को विस्थापित कर दें, तो वो क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों का एक दूसरे से विस्थापन हो गया तो द्विविस्थापन। तो बताइए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषित, विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, वियोजन और उसमें अपघटन अभिक्रिया, ये मैंने आपको समझाई। तो मैंने लगभग आपको क्या है, काफी सारी जो अभिक्रियाएं हैं वो मैंने आपको क्या है समझा दी। ठीक है, ये चीजें जो है मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। इसके अलावा अब और भी बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। अवक्षेप अभिक्रिया होती है जिसका लास्ट में क्या है, अवक्षेप मिलता है। जैसे कि बात करें चौक की, चौक है, चौक क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि जैसे हमारा जैसे भुजा चूना है, समझना बच्चों, जैसे ये भुजा चूना है यानी ये बन गया है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, यहाँ पे बताया था ना कि ये वाली अभिक्रिया जो हमारी बिना भुजा चूना यानी चूने की जो अभिक्रिया थी, इसी में बिना भुजा चूना है ये हमारा, और इसमें सॉरी, ये हमारा बिना भुजा चूना है और इसने क्या कर ली है, इसने अभिक्रिया कर ली हमारे, भाई इसको जैसे हम पुताई है, पुताई को जब जैसे ही हम किस पे लगा देते हैं, गीला गीला, ये पुताई है एक तरीके से बिना बुझा, ये बुझ गया है, ये चूना क्या है अब बुझ गया है, पानी डल गया, तो अब इस पुताई हो गई, मतलब एक तरीके से लिक्विड बन गया और अब इसकी पुताई करेंगे। अब इससे धीरे धीरे कौन लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, तो वो इससे बार बार इससे छू छू के जाएगी, तो इसको सुखाएगी और सुखाती है तो क्या बन जाता है, एक
प्लास्टर जैसी संरचना बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट एक छिलन जैसे, एकदम तुमने देखा होगा पपड़ी सी छूटती है बिल्कुल एकदम प्लास्टर जैसा, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट है। वो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ही लगभग क्या होता है, चौक का भी यही सूत्र है भाई, चौक भी इसी से ही, क्योंकि उसको भी ऐसे ही पानी में एकदम रखा जाता है, फिर मिलाया, पेस्ट बनाया, फिर उससे पानी को उड़ाया जाता है। तो वो उड़ाने का काम कौन कर रहा है, उसको ऐसे नॉर्मल उस पर रख दिया जाता है, और हवा उसको क्या करती है, पानी को भाप बना के उड़ा देती है इस तरीके से। तो ये चौक है वही कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम उसे पानी में मिलाएं, यानी कि इस कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में और मिला दें, और पानी में मिला दें, तो क्या बन जाएगा, फिर वही है कि अवक्षेप मिलेगा हमें। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, लास्ट में ऐसे दूधिया रंग आ जाता है पानी में घुलने के बाद, और वो दूधिया रंग को थोड़ी देर रख दो, एकदम ऐसा हो जाता है, मतलब एक तरीके से मिला नहीं, विलियन मतलब क्रिया तो नहीं करी, पर अवक्षेप टाइप का। अवक्षेप देखिए, मैं एक, सॉरी मैं यहाँ पे आपको वो उदाहरण चौक वाला बताने लग गई, वो चौक वाला तो नहीं, मैं आपको एक उदाहरण बीए यानी बेरियम क्लोराइड का भी होता है। अवक्षेप का मतलब है बाद में कुछ रह जाना, मतलब किसी की क्रिया हो जाना किसी तत्व की, और बाद में कुछ अवक्षेप सा रह जाना, ये होता है जिसमें हम बेरियम क्लोराइड का लेते हैं। तो ये चीज तो अवक्षेप आपको समझ में आ गया होगा कि अवक्षेप का मतलब है नीचे कुछ रह जाना, अवक्षेप मिलना। अब आगे अगर हम देखें, द्विविस्थापन ये अभिक्रियाएं हो चुकी है, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कुछ जंग लगने की भी अभिक्रियाएं हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, जैसे रेडॉक्स में अभिक्रिया में है, मैं अवक्षेप और ऑक्सीकरण में बता देती हूँ, मैं जैसे रेडॉक्स, ये भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, रेडॉक्स अभिक्रिया ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, और रेडॉक्स अभिक्रिया में दोनों चीजें देखी जाती हैं। एक होती है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण जिसे बोलते हैं, ऑक्सीकारक अभिक्रिया, और एक होती है अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। भाई ऑक्सीकारक अभिक्रिया या ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं हम इसको, ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी ये क्या है, ऑक्सीजन से रिलेटेड है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। आप इसको ध्यान रखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और अपचयन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। तो अपचयन का और ऑक्सीकरण का अभिक्रिया, और दोनों को मिला के हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस थोड़ा सा ही आपको बताया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मैं पेपर लेकर आऊंगी लास्ट में, तब मैं आपको और बताऊंगी। ये थी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको मैंने आपको थ्रूली, मतलब एक तरीके से भाषा के रूप में, मतलब एक तरीके से जल्दी से मैं आपको बताया। अब हमारा जो टॉपिक है मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैं लेना चाह रही थी काफी देर से, तो अम्ल और क्षार वाला टॉपिक। भाई हमारे इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं, ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ये हम बाद में क्या करेंगे बेटा, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये और आने वाली है किसमें, धातु और अधातु में। इसीलिए मैंने थोड़ा सा छोड़ा है कि ताकि मैं वहां पे आपको और इसको अच्छे से डिटेल में बताऊं, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे कि कुछ धातुओं से भी जुड़ रहा है ऑक्सीजन, कहीं पर अपचयन हो रहा है, मैं वहां पे जरूर इस अभिक्रिया को आपको उदाहरण सहित बताऊंगी। अभी केवल सिर्फ आपको इतना सही बताया है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और हाइड्रोजन का जुड़ना एक अपचयन होता है। ठीक है, तो हम टॉपिक पे आते हैं, अम्ल और क्षार। अगर बात करें अम्ल की और क्षार की, और दोनों के, इधर मैं यहाँ लिख देती हूँ स्वाद की। किसकी बात करें, अगर इनके स्वाद की, क्योंकि हमें ऊपर से देखना है, आपको कोई कहे कि भैया ये बताइए कैसे, तो देखिए चख के हमें किसी को नहीं देखना है, पर स्वाद अगर बात की जाए, तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। कैसे होते हैं, खट्टे, ये खट्टे होते हैं। और ये क्षार कैसे होते हैं स्वाद में, कड़वे। कैसे होते हैं, कड़वे। कई बच्चे बोलते हैं, जैसे मेरे भी स्टूडेंट्स बोलते हैं मीठे, नहीं मीठे नहीं होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, तो ये तो स्वाद हो गया। स्वाद के बाद अगर बात करें किसकी, पानी में घोलने पर, ये पानी में अगर इनको घोला जाए, पानी में घोलने पर, अगर इनको पानी में, तो ये पानी में घुलते हैं, अम्ल और क्षार दोनों पानी में घुलते हैं। ये पानी में घुलने पर क्या देते हैं, ओ एच, सॉरी,
ये पानी में घुलने पर जो है ये H प्लस आयन देंगे। ये पानी में घुलने पर क्या देते हैं? H प्लस आयन। और ये पानी में घुलने पर OH माइनस आयन देंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि जो अम्ल होते हैं वो पानी में घुलने पर H प्लस आयन देंगे और क्षार जो देंगे वो OH माइनस देंगे। और दूसरी बात ये है, एक और चीज इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। यही लिख देती हूँ। ये तो पानी में घुलने की बात हुई। अगर हम बात करें इनकी पहचान और किस किस से कर सकते हैं, तो बच्चों पहचान के लिए हम दो चीजें ले सकते हैं। एक तो प्राकृतिक, इसमें बात करें प्राकृतिक, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ प्राकृतिक, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों से हम पहचान कर सकते हैं। यानी प्राकृतिक आपके पास क्या है, प्राकृतिक पहचान करने के लिए सूचक होने चाहिए। सूचक, सूचक की बात की जाए जो पहचान करते हैं कि अम्ल की पहचान कैसे करें और क्षार की कैसे पहचान करें। तो प्राकृतिक सूचक भी होते हैं और कृत्रिम सूचक भी होते हैं जो पहचान करते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी तो बात करी मैंने कि सूचक की, तो सूचक से पहले अगर बात करें पीएच की बात करें हम थोड़ा सा यहाँ पे कि अम्ल और क्षार, तो एक पीएच स्केल होता है। क्या होता है बच्चों? पीएच स्केल। सॉरी, ठीक है, तो एक पीएच स्केल होता है, उससे हम इनका क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो पीएच स्केल ये अम्ल क्षार को बताने के लिए होता है। और ये अम्ल क्षार जैसे तुम कभी बच्चों आपने कभी देखा हो कि आजकल तो मतलब चेहरे वेहरे के लिए भी एक स्केल सा आने लग गया है। फेयर एंड लवली या ऐसे आपने अगर कोई क्रीम देखी हो तो उसमें आता है इतना मतलब ऐसा फेयर, ऐसा मतलब ऐसा स्किन टोन है, मतलब आपके चेहरे का रंग ऐसा है तो ऐसे लगाओ, ये वाला सूट करेगा, वो सूट करेगा। एक स्केल आती है ना इस तरीके से, ऐसे पीएच स्केल होती है। पीएच मान, पीएच मान के लिए उसमें क्या होता है, बीच में जीरो होता है। बीच में क्या होता है? जीरो। आप समझ रहे हैं? बीच में उसका मान जीरो होता है। जीरो का मतलब ये, सॉरी यहाँ सॉरी, जीरो नहीं, जीरो नहीं, सॉरी मुझसे गड़बड़ हुई। बीच में, बीच में एक मान होता है, बीच में ये, बीच में इसका मान होता है 7। कितना होता है? 7। और ये जो 7 मान है ये उदासीन मान है। ये क्या है? उदासीन। ठीक है, ये उदासीन है। यानी 7 मान के आसपास जो दिख रही है 7, यानी पर्टिकुलर 7, ठीक है, तो 7 है वो उदासीन है। वो क्या है? उदासीन। जैसे डिस्टिल वाटर है, आंसू जल। आंसू जल ना तो क्या नहीं होता है, ना ही आपका आंसू जल जो होता है वो ना ही आपके क्या है, अम्ल होता है, ना क्षारीय होता है। वो डिस्टिल वाटर जो होता है वो उदासीन होता है। तो उसका पीएच मान 7 होगा। बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई? और बात करें अम्ल की, तो अम्ल जो होता है वो क्या होता है कि आ, जब 7 से नीचे चला जाए, जैसे ये जीरो, यहाँ से जीरो की स्केल चल रही है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये पूरा अम्ल है। ये किसको बताएगा? अम्ल। आप समझ रहे हैं? ये अम्ल को बताएगा। तो ये पूरा अम्ल को बताएगा। और बात करें इसकी, किसकी बात करें कि एक और नया वो मैं ले लेती हूँ। अगर बात करें किसकी, क्षार की बात करें, देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल, ये आपके अम्ल क्या है, मतलब अम्ल 7 से नीचे वाले को बताएगा। अम्ल किसको बताएगा? 7 से नीचे वाले को। यानी कि 7 से नीचे जाना है, यानी ये 6 5 4 3 2 1 0 इस तरीके से। ठीक है, तो ये अम्ल का है, अम्ल की ये है अम्ल। 7 वाला उदासीन है। 7 वाला क्या है? उदासीन। बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई होगी? ठीक है, मैं यहाँ पे इस वाले पेन से लिख देती हूँ क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको एक आइडिया लेने के लिए। 6 5 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है, ये अम्ल है। और बात करें किसकी, क्षार की, तो क्षार में मैं इसमें बता दूं, तो क्षार जो होगा वो 7 से ऊपर होगा। 8 9 10 11
12, 13 और 14, यानी 14 तक होगा, तो ये क्षार है। क्या है? क्षार। बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई? ये अम्ल है, ये क्या है? क्षार। तो ये अम्ल और ये क्षार, ये इसका मान है। अगर अम्ल का मान क्या होता है, अगर 7 के आसपास है, जैसे मान लीजिए 6 है, या वो है 6 है मान, या फिर इसका मान अगर मान लीजिए 7 से ऊपर, क्षार का भी मान 7 के आसपास, 8 है या इस तरीके से 9 है, तो ये क्या होते हैं? थोड़े कमजोर, यानी कि दुर्बल होते हैं। दुर्बल, तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि प्रबल अम्ल जो बढ़ता है, वो मात्रा, प्रबलता की बात करें, अगर हम प्रबलता की बात करें, तो ये मैं यहाँ पे यहाँ लिख देती हूँ, ये प्रबलता की बात करें तो देखिए ध्यान से, प्रबलता की बात करें तो ध्यान से देखना कि प्रबल क्या है। तो ये अगर इस तरीके से बढ़ता ग्राफ है, यहाँ पे रहेंगे दुर्बल अम्ल, क्या रहेंगे? दुर्बल। और प्रबलता क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी प्रबल। यानी ये बात है कि दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो 7 के आसपास आंकड़ा दिखाते हैं, वो दुर्बल होते हैं। और प्रबलता बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे मान घटता है, 7 से नीचे चला जाता है, प्रबलता क्या हो जाती है? अम्लों की बढ़ जाती है, वो प्रबल अम्ल हो जाते हैं। बात आ गई आपको समझ में? क्षार की बात करें, क्षार में ऐसे होता है कि अगर 7 के आसपास है तो वो दुर्बल क्षार है। क्या है? दुर्बल क्षार। और जैसे जैसे वो 14 तक के मान तक आता है, बढ़ता चला जाता है, तो वो क्या हो जाता है? प्रबल क्षार हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रबल क्षार। तो ये दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार क्यों, कैसे होते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और देखो बच्चों, क्लासेस क्या है, मैं देखिए बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगी। और ये अम्ल क्षार का हम एक और टॉपिक बनाएंगे, नया क्लास बनाएंगे, क्योंकि उसी में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, आधे घंटे से ज्यादा हो गया। आप इस क्लास को भी मतलब अच्छे से देखिए, मुझे कमेंट करिए कि क्या टॉपिक नहीं समझ में आया, बताइए, जुड़िए मुझसे। और साथ ही साथ अम्ल क्षार का जो टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, अम्ल क्षार से 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे एक चीज और कहना चाह रही हूँ कि मैं जो क्लास है, क्योंकि हमारा चैप्टर हमें कंप्लीट करने, क्लासेस कंप्लीट करनी है, तो बच्चों हम क्या करेंगे टॉपिक्स में, बॉटनी वाला, यानी कि जो हमारा जीव विज्ञान वाले टॉपिक्स हैं, यानी हमारे जो मैं सबसे ऊपर वाले उसमें ले जाना चाहती हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारे जो टॉपिक्स हैं, ये बायोलॉजी वाले, हम क्या करने वाले हैं, इसकी एक अलग से मैं और क्लासेस डालने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, बीच बीच में मैं क्लासेस डालूंगी इनकी, जैसे जीव जगत, कोशिका से अंग तंत्र, क्योंकि ये भी बहुत बड़े टॉपिक है। तो इन टॉपिकों को हम डिटेल से जब पढ़ने लगेंगे, तो बहुत मतलब टाइम लग सकता है, और ये हमें कंप्लीट करने हैं। इसी वजह से, क्योंकि अब फिजिक्स का भी टॉपिक रह गया है, 2 महीने हमारे पास है, तो बीच बीच में ये क्लासेस आती रहेंगी। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपको प्लेलिस्ट में अलग से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे केमिस्ट्री की है, अभी मैंने केमिस्ट्री की साइंस डाल दी ऑल कंपटीशन करके, मैं उसको पूरी केमिस्ट्री की बना दूंगी। तो वो केमिस्ट्री का एक चैप्टर, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, वो उससे रिलेट हो जाएगा। फिर बाकी सारी की, ये बॉटनी का हमारा चालू हो जाएगा बीच में। इसलिए चैनल से जुड़िए, क्योंकि साइंस साइंस को हम क्या कर रहे हैं, पूरा 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना है हमें, पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ के, पूरा डिटेल में पढ़ के करना है। देखिए, मैं यहाँ केमिस्ट्री का भी मैंने आपको पूरी 7-7, 8-8 क्लासेस लेके पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है। और अब हम पीएच स्केल यानी अम्ल वाला लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और वो क्लासेस देखिए, जीव विज्ञान की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, वो नोटिफिकेशन से ही मिलेंगी। मैं आपको टाइम नहीं बता सकती कि इस टाइम आएगा, फिक्स ही आएगा। अगर फिक्स हो गया मेरा, तो मैं जरूर आपको वो करूंगी। जनरल साइंस के तौर पे पूरा उसमें पढ़ाना है, साइंस का है क्लास, इसलिए आपको चैनल से जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कब क्लास आ रही है। तो मैं आपको पर्टिकुलर डे नहीं बता सकती, वो तो फिक्स है हमारा मंडे और थर्सडे। बाकी आप चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है? क्लासेस देखते रहिए, पुरानी क्लासेस भी डली हुई हैं, प्लेलिस्ट में है, तो उनको देखिए। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।